Everyone, good afternoon. To student, you are watching my channel that is Study in Depth. In this video, I'm going to tell you about the classification of forces. Okay, first topic is non-contact force. After that, we will study about the contact force. Dear student, going to start. I have already taught about force. Okay, so that video's link I have given in description box, so you can check it out. लिसन मी, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब उस फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या गया है देखते हैं। यहाँ पे देखो, ऊपर में जो हम लोग देखे थे, जैसे कि जो वीडियो लिंक में दिया गया है उसमें देखिएगा कि जितने भी फोर्स हम लोग पढ़े उसमें जितना भी फोर्स है सभी को हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, तो हम अपने उसको टच करके फिजिकली उसको हम फोर्स लगाते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम हैं यहाँ पे खड़े, ठीक है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए धक्का दे रहे हैं, तो ये दोनों सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट, हम भी इसमें टच किए हुए तो जाकर इसमें फोर्स लगा, बिना टच किए तो फोर्स लगा ही नहीं सकते। तो इस तरह का फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है, जिसके दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट में है। वर्ड से समझा करो, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है बात। हाउएवर सम फोर्सेस कैन एक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखो, कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के लगता है। अब कैसे, वो सब कौन सा फोर्सेस है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जो बिना टच किए ऑटोमेटिकली फोर्स लग रहा है। अब ऐसा कौन सा फोर्स है, एग्जांपल के थ्रू जानेंगे, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ना, जो बिना टच किए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे बल लगता है, कैसे फोर्स लगता है, देख लेते हैं। फोर्स दैट डू नॉट नीड एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जो किसी को किसी तरह का फिजिकल नीड नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे घर में कोई बेड रखा हुआ है, तो उस बेड को घसकाने के लिए ऐसा नहीं कि हम उसको धक्का देंगे तो घसकेगा, लेकिन वो बेड है। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही वो मूव करता है, रुक जाता है। अभी बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। बाबू, आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट पुल इच अदर इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल। दो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की ओर खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अभी और क्लियरली समझ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है कि बहुत छोटा होता है, इसको हम बहुत मैसिव वे में फील करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि उतना पता नहीं चलता। हम लोग ऐसे बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहते हैं एनी टाइम, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं चलता है। अब उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि देखो, तो अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है कि हम लोग जो अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, हम लोग जो अर्थ पे खड़े हैं, चल रहे हैं इजी वे से, सारा कुछ अर्थ पे है। तो ये सब कैसा होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अर्थ, ये अर्थ है अपने अंदर चारों ओर अपने सेंटर की ओर सभी को खींचते रहता है। ये क्या, इस फोर्स लगाते रहता है, ठीक है। कैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है उसी तरह से ये भी फोर्स लगाते रहता है अपने सेंटर की ओर। इसी के कारण क्या है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे जो होता है अच्छे से खड़ा रहता है। हम लोग चल पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अदरवाइज़ कैसे, कोई मून पे जाता तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो उन लोग हवा में उड़ते रहता है, प्रॉपर वे से चल नहीं पाता है, लेकिन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब हम कोई भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटी उसको खींचता है अपनी ओर। तो हम जितना मेरे पास फोर्स रहता है उतना ताकत से हम ऊपर फेंक दिए बॉल को, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे जैसे ये बॉल का क्षमता कम हो जाएगा, जितना हम लोग बल लगाए थे उसका कम हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे आकर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेगा अपनी ओर, अर्थ पे जाकर वो गिर जाएगा, ठीक है। और जो हमारा अर्थ है, जो सन के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। अब हमारा अर्थ के चारों ओर जो मून चक्कर लगा, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जाम्पल में देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो लगभग 1/6 है अर्थ का, ओके। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग 1/6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर वेट, जैसे कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे जितना वेट होगा उसका 1/6 अर्थ पे
ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 1/6 अर्थ पे ज़्यादा होगा। सपोज़ हम मान के चलो ऐसे मेनली कहते हैं अर्थ पे 20 है, ठीक है, अर्थ पे 20 है तो ऊपर जाओगे तो कुछ बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं फिर से यहाँ पे, जैसे 1/6 बोल रहा है ना, ये वाला समझो। मान के चलो मून पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, इतना 36 kg है, ठीक है, मान लिए हम लोग 36 kg, और अर्थ पे उसका वेट 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इसको कैसे करेंगे, 1/6 करके देखो, हम सिंपली 636 लिखे ताकि इजीली कट जाए, ताकि आपको समझ में आए। तो अब 1/6 हो गया, यहाँ पे कहाँ पे, अर्थ पे होगा तो कितना आएगा, यहाँ 6 बचेगा तो 6 kg होगा। तो सोचो कितना, ये अर्थ पे इतना है और वही मून पे इसका 36 होगा, मतलब 1/6 ज़्यादा होगा। समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो, जो फोर्स, दो फोर्स के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते, देखो, इफ़ यू रब अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट सच अ पेन, कॉम और सीडी विद द हेयर एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। कभी कभी आप स्कूल्स वगैरह में क्या करते हो, प्लास्टिक वगैरह हो गया या पेन हो गया तुम्हारा, ठीक है, स्केल हो गए, यो आप अपने हेयर में रब करते हो। रब करने के बाद फिर क्या होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा पेपर का उसके नज़दीक लाते हो, देखना वो सटने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि हम जब ये रब कर रहे हैं कोई भी स्केल वगैरह को अपने सर में, तो क्या होता है कि एक हमारा जो ये पेपर का टुकड़ा है वो तो चार्ज नहीं है, लेकिन हम इसको रब करके ये स्केल को चार्ज कर लिए, तो दोनों में से एक बॉडी चार्ज रहेगा, तो क्या होगा कि वो अपनी ओर खींच ही लेगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ऐसे होता है। आप अभी भी करके देख सकते हो, पढ़ते पढ़ते एक पेन लो और अपने हेयर में पूरा रब करो उसको, और पेपर लो, देखो वहाँ पे टच करवा के वो आपका जो पेन है वो चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के कारण वो क्या होगा, पेपर को अपनी ओर खींचने लगेगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इसी, ठीक है। दिस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड बाय द देखो छोटे छोटे डस्ट होते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो डस्ट का होता है ना, धुआं वगैरह, वो भी अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। देखो ये सब चीज़, ये जो मेथड है ना, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हवा को प्यूरीफाई करने में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, चिमनीज़ वगैरह जो होते हैं ना, चिमनी जिसमें जैसे कि चिमनी उसको बोला जाता है, किचन वगैरह में भी लगते हैं, गैस यहाँ से निकलता है तो गैस में ऊपर चला जाता है, जो भी भाप वगैरह है इसमें चला जाता है सिमली, तो ये चिमनी लगाया जाता है। ये सब में यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करने से पहले इसको यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो ये भी एक सिंपल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि द फोर्स जो होता है ना, मैग्नेट के द्वारा एक दूसरे को एग्जर्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आपस में खींचता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये एक मैग्नेट है और ये सब आयरन नेल्स है, इसमें कैसे सटा हुआ है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। सिंस मैग्नेटिक फोर्स, सिंस मैग्नेटिक इफेक्ट अट्रैक्ट आयरन, मैग्नेटिक क्या करता है कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। अब दे आर यूज टू सेपरेट वेस्ट आयरन, और जो वेस्ट आयरन है जो मतलब इससे नहीं अट्रैक्ट होता है, उसको, उस वेस्ट को सेपरेट करने में ऐसा काम किया जाए। जैसे कि मानिए चलो यहाँ पे मेरे सामने ढेर सारा कूड़ा कचरा है, अब इसमें आयरन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला है, तो इसको हमको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का एक सबसे अच्छा मेथड क्या है, ये जो मैग्नेट है, आप मैग्नेट को ले जाओ उसके नियर में और चारों तरफ घुमा दो, जितने भी आयरन होंगे इसमें सट जाएगा, सटने के बाद उससे वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। इससे रिसाइकल भी होता है गार्बेज में, गार्बेज वगैरह जो कूड़ा कचरा फेंका रहा है उसमें जो भी यूज़फुल चीज़ है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होने वाला, उसको निकाल लिया जाता है ना, इस तरीक़ा से। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दूसरा बाबू, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, अभी तक हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें देखो कहीं कोई कॉन्टैक्ट हुआ, ये नेल्स यहाँ रखा हुआ रहेगा और हम इसके नज़दीक में लेकर जाए, कोई कांटेक्ट नहीं, फिर भी ये आपस में अट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोले। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी, हम ऊपर फेंक रहे हैं कोई भी चीज़ तो नीचे आ जा रहा है बिना किसी को छुए, तब भी। अब जैसे कि मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं यहाँ लाने के लिए, तो इसको हमको कांटेक्ट हाथ से खींचना पड़ेगा तब जाकर ये आएगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, जिसमें हम टच करके किसी भी चीज़ पे ताकत लगा, बिना ताकत लगाए कोई भी चीज़ अगर हो जा रहा है तो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया ना।
एग्जाम्पल भी हम बता दिए। कॉन्टैक्ट फोर्स हम जस्ट बता दिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जब उसमें हम टच करते हैं तब जाकर वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब ये अप्लाइड फोर्स क्या होता है? अप्लाइड फोर्स का किसी भी फोर्स पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं फोर्स, जैसे अपने हाथ से, पैर से, फिंगर से, ये सब कलेक्टिवली एक साथ मिलकर क्या बनाता है? अप्लाइड फोर्स बनाता है। ठीक है, जब हम एक स्टोन को, जैसे कि एक रस्सी है, इसमें हम स्टोन बांध देते हैं, अब इसको ऐसे ही लटका कर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जैसे कि नीचे से भी इसको एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स खींचेगा, ऊपर से भी हम अगर टांगे हुए हैं तो ये भी फोर्स लगा रहा, तो ये एक जगह रहेगा, ठीक है, एक जगह स्थिर रहेगा स्टोन, ठीक है। ऊपर धागा जो बांधा हुआ है उसको गिरने से नीचे बचाएगा, और अर्थ भी उस पर फोर्स लगाएगा। अब देखो, जब हम अपने हाथों से काम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं, वेट को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, तो ये टेंशन के द्वारा होता है, हमारा मसल्स के द्वारा होता है। जब हमको फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है ना, तो क्या होता है कि जब हम लोग फोर्स लगाएं तो हमारा जो दिमाग है वो सिग्नल भेजता है दिमाग में, ठीक है, द ब्रेन सेंड टू द सिग्नल टू द मसल। जो हमारा दिमाग है हमारे मसल्स को सिग्नल भेजता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। कैसे? नर्व सेल के द्वारा, जो हमारा नस होता है उसके थ्रू, तब जाकर वो हमारा जो मसल्स है वर्क करता है, तब हम किसी भी चीज़ को फोर्स लगाकर, मसल्स फोर्स लगाकर उसको हम मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारा ज़्यादातर हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं और लेग्स को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाने के लिए, मेनली कॉन्टैक्ट फोर्स में। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये भी एक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो कॉन्टैक्ट के बीच में आकर तब जाकर, दो सरफेस के बीच में आकर तब जाकर ये फोर्स लगता है, ठीक है बात। जैसे कि दो सरफेस है, उसके एक दूसरे के बीच में आए ईच अदर, तब जाकर उसमें कांटेक्ट होता है। जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, तो चलते हैं तो हमारा जो ज़मीन है और हमारा जो लेग्स है दोनों के बीच आ रहा है, तो इसके कारण हमारा फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना। दो सरफेस डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आता है तब जाकर फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखो, फैक्टर दैट अफेक्ट फ्रिक्शन, वो फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है, कितना भार है, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हमारा लेग्स है, तो उस पर इस नीचे ज़मीन में कितना भार लगा रहा है, इसके कारण होता है। जैसे कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है ना, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ज़्यादा हैवी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब कैसे मोबाइल आपका जिससे पढ़ रहे हो, अब वहाँ बेड है आपका, बेड पे पूरा एकदम रगड़ो, इस पर एकदम ज़्यादा फोर्स लगाओ, पहले ऊपर से दाबो उसको ज़्यादा जोर से, और फिर उसको खसकाओ तो धीरे धीरे खसकेगा। अब नॉर्मल पकड़ के उसको खसाओ तो ईजिली खसक जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो फ़ोन है इस पर हम ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा भार दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमको आगे ले जाने में मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जा रहा है, और स्लो पकड़ रहे हैं तो कम हो जाता है ना। द नेचर ऑफ सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट इन जनरल द रफ सरफेस, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं रफ सरफेस पे भी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्मूथ सरफेस के मुकाबले। स्मूथ सरफेस में भी होता है, लेकिन अगर टाइल्स वगैरह में आप, जैसे टाइल्स वगैरह में पानी गिरा हुआ है तो वहाँ पे हम चल रहे हैं तो ईज़िली हम स्लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही चीज़ रफ सरफेस है, टाइल्स नहीं लगा हुआ, उस पर पानी गिरा हो, तो हम लोग तब भी चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सॉरी, क्योंकि रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली चल सकते हैं। अब देखते हो टायर वगैरह जो होता है, टायर में मेनली इस तरीक़ा से बनाया हुआ रहता है, तो ऐसा क्यों गड्ढा टाइप रहता है? क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगे और टायर स्लिप ना करे। दूसरा हमारा है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल और काइनेटिक फ्रिक्शनल। स्टैटिक फ्रिक्शनल क्या होता है? देखो, ये जो फोर्स होते हैं ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको स्लिप होने से बचाता है, ठीक है, स्लिप होने से इसको क्या करता है, होल्ड करता है, रखे हुए रहता है। इसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यू कैन स्टैंड विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, ऑन ए स्लोप पर भी है, आप वहाँ पे खड़ा हो सकते हो बिना फिसले, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है ना, बिकॉज योर शूज़ एंड सरफेस ऑफ द स्लोप, क्योंकि कि आपका शूज़ जो है, जो शूज़ पहने हो, और ये जो स्लोप का जो सरफेस है, इसके कारण ऐसा होता है, हमको गिरने से बचाता है, स्लिप होने से बचाता है। तो ये स्टैटिक फोर्स के कारण होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन एन ऑलरेडी मूविंग एन ऑब्जेक्ट इवेंचुअली ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन समझो, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्लोज डाउन
जैसे कि ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि मूव करते करते वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसा इसलिए रुकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण तो होता है, लेकिन उसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं। वो जो रुक जा रहा है ना, वो तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जो रुकने का जो रीज़न है, रुक जाते, स्टॉप हो जाता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण स्टॉप होता है ना। इफ़ यू स्लाइड अ बुक, जैसे कि आपका टेबल पे आप बुक को ये ऐसे यहाँ है, वो बुक को टेबल को यहाँ हम स्लाइड कर दिए, घसका के आगे छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो ये फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। और इसमें आगे और भी आप लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर और भी कोई टॉपिक होगा तो आप बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।